नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। लोकसभा चुनाव के बाद अब राज्यसभा में भी एनडीए की जल्द ही बहुमत के आंकड़े को प्राप्त करने की खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल अब दावे किए जा रहे हैं कि लोकसभा के बाद अब राज्यसभा में भी वो बहुमत के आंकड़े को प्राप्त कर लेंगे और तकरीबन 120 सीटों पर काबिज हो जाएंगे। आपको बता दें कि कई जगहों पर जो है उपचुनाव होने वाले हैं, राज्यसभा के भी चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले ये बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कई सारी सीटें खाली हो गई हैं और उत्तर प्रदेश में भी उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में सभी की नजर उत्तर प्रदेश के कई सारे इंपॉर्टेंट सीट्स पर है, चाहे वो अयोध्या की सीट हो, चाहे वो अखिलेश यादव की सीट हो, चाहे वो अवधेश गुप्ता की सीट हो। कई सारे ऐसे सीट हैं जो कि काफी ज्यादा अहम रहे हैं और यहाँ पर नेक टू नेक का मुकाबला जो है समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी देखने के लिए मिलेगा। ऐसे में क्या है ये पूरा मामला, क्या है राज्यसभा का यह पेच, किस तरीके से बीजेपी का हो जाएगा अपर हैंड, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ खेल की तैयारी की जा रही है, विस्तार से समझिए। लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी एनडीए जल्द ही बहुमत के आंकड़े को प्राप्त करने वाला है। लोकसभा चुनाव में उच्च सदन के सदस्यों की जीत के कारण 10 सीटें रिक्त हो गई। राज्यसभा सचिवालय ने खाली पदों को अधिसूचित कर दिया है, जल्द ही इन पर चुनाव कराए जाएंगे। रिक्त सीटों में 7 सत्ता पक्ष के हिस्से की है जबकि 3 विपक्ष की है। इनमें 2 कांग्रेस और 1 राजद की सीट है। सभी रिक्त सीटें विभिन्न राज्यों में विधानसभा कोटे की है जो चुनाव के बाद सत्ता पक्ष के खाते में आ जाएगी। यहां तक कि राजस्थान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल की सीट भी भाजपा के खाते में चली जाएगी। रिक्त सीटों में बिहार, महाराष्ट्र और असम की 2-2 है जबकि त्रिपुरा, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 1-1 सीट है। चुनाव आयोग कभी भी इन सीटों को भरने के लिए चुनाव की नई तिथियों की घोषणा कर सकता। राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 250 होती है। इनमें 238 को विभिन्न राज्यों में विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। मनोनयन में कला, साहित्य, ज्ञान और सामाजिक सेवाओं में सक्रिय योगदान का ध्यान रखा जाता है। कुछ सीटों के पहले से खाली होने के चलते 4 जून तक राज्यसभा में 240 सदस्य थे। 10 सीटों के रिक्त होने के बाद जो है वातावरण में यह संख्या 230 आ गई। इनमें भाजपा के 90 सदस्य हैं। इनमें 5 मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं। मालूम हो कि एनडीए के सदस्यों की संख्या अभी 110 है। 10 सीटों पर चुनाव के बाद राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या फिर से 240 हो जाएगी और एनडीए के सदस्यों की संख्या 120 पहुंच जाएगी। भाजपा पहली बार राज्यसभा में 99 के आंकड़े पर पहुंच जाएगी। लोकसभा में भाजपा नेतृत्व वाला एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है, किंतु राज्यसभा में सत्ता पक्ष अब बहुमत के आंकड़े से दूर रहा है। इसके चलते महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा से पारित हो जाते हैं लेकिन राज्यसभा में लटक जाते हैं। इसके लिए अक्सर दलों का सहारा लेना पड़ता है। अब निर्वाचन के बाद एनडीए के पास दोनों सदनों में पर्याप्त बहुमत हो सकते हैं। नियमों के मुताबिक बीच में खाली हुए सीटों के लिए निर्वाचन आयोग एकल चुनाव कराता है और इस प्रक्रिया के तहत अगर किसी राज्य में 2 या 2 से अधिक सीटें भी खाली हुई हैं तो उनका चुनाव अलग अलग कराया जाता है। इससे संख्या के आधार पर बहुमत वाले दल या गठबंधन की ही जीत तय मानी जाती है। जिनकी सीटें खाली हुई है वो असम कामाख्या प्रसाद ताशा, सर्बानंद सोनोवाल बिहार, मीसा भारती और विवेक ठाकुर जो है महाराष्ट्र, उदयराजे भोसले और पीयूष गोयल हरियाणा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा मध्य प्रदेश, ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजस्थान, केसी वेणुगोपाल त्रिपुरा, विप्लव कुमार देव है। लोकसभा चुनाव परिणाम का असर राज्यसभा के दलों की संख्या बल पर पड़ना तय है। आम चुनाव में भी अपने प्रदर्शन में सुधार करने वाली कांग्रेस और इसकी अगुवाई वाली इंडी गठबंधन को उच्च सदन में 3 सीटों का घाटा झेलना पड़ेगा। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि राज्यसभा में 120 का आंकड़ा जो है बीजेपी पार कर सकती है। जाहिर से आंकड़ा अगर ये पार करती है तो राज्यसभा में भी इनकी जो मेजोरिटी है वो इन्हें मिल जाएगी। अब जिन राज्यों में उपचुनाव होंगे वहां के संख्या बल के हिसाब से ये तीनों सीटें भाजपा के पक्ष में जाएगी। इस नए समीकरण में राजग उच्च सदन में बहुमत के करीब पहुंच सकता है। गौरतलब है कि लोकसभा में राज्यसभा के 10 सदस्य चुनाव जीते हैं। इनमें जो आपको बता दें कि इनमें से 7 भाजपा, 2 कांग्रेस, 1 राजग के हैं। ये तीनों सांसद जिस राज्य से राज्यसभा पहुंचे वहां भाजपा और राजग की सरकार। ऐसे में कांग्रेस और राजग के सामने अपनी सीट बचाना मुश्किल है। वर्तमान में भाजपा के पास 90 और इसके सहयोगी के 11 सदस्य भाजपा के साथ नामित और 3 निर्दलीय सांसदों में से 10 का समर्थन हासिल है। ऐसे में उपचुनाव के नतीजे आने के बाद राजग के सदस्यों की संख्या बढ़ जाएगी। इसका मतलब है राज्य को बहुमत के लिए महज 1 की कमी होगी। लोकसभा चुनाव वालों में भाजपा के पीयूष गोयल, विप्लव देव, माधवराव सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, कामाख्या प्रसाद ताशा, विवेक ठाकुर, उदयराजे भोसले और कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, दीपेंद्र हुड्डा और राजग की मीसा भारती है। विपक्ष के तीनों उम्मीदवार भाजपा राजग शासित बिहार, राजस्थान, हरियाणा से हैं। ऐसे में कांग्रेस राजद के लिए उपचुनाव जीतना मुश्किल है। गौरतलब है कि इसमें वेणुगोपाल और हुड्डा का 2 साल तो मीसा का 4 साल का कार्यकाल बाकी है। दूसरी ओर भाजपा के राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा से हैं, जहां इनकी सरकार होने के कारण इनके पास
उपचुनाव जीतने के लिए पर्याप्त संख्या है। इस उपचुनाव में जीत हासिल करना पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। हरियाणा से गए राज्यसभा की 5 सीटें हैं, इनमें से 3 सीटें बीजेपी के नेताओं के पास है और 1 सीट पर निर्दलीय सांसद कार्तिकेय शर्मा जीते हैं। हरियाणा में राज्यसभा सांसदों का नाम सुषमा वराला, रामचंद्र जागड़ा और कृष्णलाल पंवार है। आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि विपक्ष के पास ज्यादा विधायक है, लेकिन विपक्ष के लिए परेशानी इस बात की है कि जेजेपी एकजुट नहीं है। हरियाणा में जेजेपी के 2 विधायक जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ दिखाई दिए। ये दोनों विधायक राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं। ऐसे में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो सकती है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। अब दूसरी तरफ बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। तो यूपी में फिर से आपको बता दें कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच टक्कर होने वाली है। कई सारी सीटों पर उपचुनाव जल्द देखने के लिए मिलेंगे। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद उत्तर प्रदेश की सियासी दल, खास तौर पर भाजपा और सपा के सामने उपचुनाव का इम्तिहान होगा। यूपी के 9 विधानसभा सदस्य संसद पहुंचे हैं और ऐसे में अब उनकी खाली हुई सीटों पर न सिर्फ प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन करना होगा, बल्कि इन सीटों को जीतकर आगे के लिए संदेश देना भी जरूरी होगा। सांसद चुने गए विधायकों के इस्तीफे देने का सिलसिला जारी है। सपा के 4, भाजपा के 5 विधायक सांसद बने हैं और इसीलिए उपचुनाव दोनों ही खेमों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। दरअसल लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजों ने इस बार सत्तारूढ़ बीजेपी को निराश किया। पार्टी की सीटें घटकर आधी रह गई, पर अब आगे विधानसभा उपचुनाव का लक्ष्य है। यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद 9 सीटें खाली हुई हैं, जिनमें विधानसभा उपचुनाव होना है। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजे से उत्साहित समाजवादी पार्टी के लिए भी यह उपचुनाव खास होगा। वजह यह है कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कमबैक किया, अब वो इसी को बनाए रखना चाहेगी। दोनों ही पार्टी प्रत्याशियों के नाम पर जल्द फैसला लेगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के 9 सांसद चुने गए। ऐसे में उनकी सीट करहल विधानसभा सीट पर सबकी नजर होगी। माना यह भी जा रहा है कि सीट पर पूर्व सांसद अखिलेश यादव के भतीजे तेज प्रताप यादव को मौका मिल सकता है। भतीजे तेज प्रताप अखिलेश यादव के विश्वस्त है और मैनपुरी और कन्नौज के चुनाव में लगातार सक्रिय है। इसी तरह अयोध्या के मलखीपुर में सपा विधायक अवधेश प्रसाद अयोध्या से सांसद बन गए। गाजियाबाद के बसे विधायक अतुल गर्ग, हाथरस से विधायक अनूप वाल्मीकि, अंबेडकर नगर से कटेरी से विधायक लालजी वर्मा, फूलपुर से प्रवीण पटेल, मिर्जापुर से मजवा के डॉक्टर विनोद बिन भदोई सांसद चुने गए। मीरपुर आरएलडी विधायक चंदन चौहान बिजनौर के सांसद चुने गए। ऐसे में 6 महीने के अंदर 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एक बार फिर से सियासी दलों की परीक्षा होगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद खाली सीटों पर उपचुनाव में सियासी दल, खास तौर पर समाजवादी पार्टी और सत्तारूढ़ बीजेपी की रणनीति की परीक्षा भी होगी। वजह यह है कि इसमें से 4 सीटें सपा के पास थी, जबकि 5 सीटें भाजपा के पास थी। ऐसे में भाजपा के लिए जहां इन सीटों के अलावा सपा के खाते वाली सीटों को जीतकर लोकसभा चुनाव में डैमेज कंट्रोल करना होगा, तो समाजवादी पार्टी भी अपनी लोकसभा चुनाव की जीत की लहर को बरकरार रखना चाहेगी। इसके साथ ही इन सीटों पर उपचुनाव से गठबंधन के सहयोगियों के बीच भी तालमेल की परीक्षा होगी। बिजनौर से सांसद बनने वाले चंदन चौहान मीरापुर से आरएलडी के विधायक थे। अब ये सीट उपचुनाव में भी आरएलडी के खाते में जाएगी। बीजेपी आरएलडी के तालमेल की यह परीक्षा होगी। उसी तरह लोकसभा जीत के कदम से कदम मिलाकर समाजवादी पार्टी के साथ चलने वाली कांग्रेस क्या सपा के प्रत्याशियों के लिए जीतने के लिए उसी तरह अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेगी, ये देखना अहम होगा। कांग्रेस इन 4 सीटों में अपनी हिस्सेदारी भी मांग सकती है। जीतन प्रसाद के विधान परिषद की सीट खाली होने से एक एमएलसी सीट पर भी चुनाव होगा। लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट के रिजल्ट की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। बीजेपी प्रत्याशी और सांसद लल्लू की हार के और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और मलखीपुर के विधायक अवधेश प्रसाद की जीत बीजेपी के लिए सबसे बड़ा निराशाजनक रही। ऐसे में नए सिरे से स्थितियों का आंकलन कर अयोध्या की मलकीपुर सीट से उपचुनाव की लड़ना बीजेपी के रणनीतिकारों के लिए प्राथमिकता होगी। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जीते हुए इस विधानसभा सीट को हाथ से नहीं जाने देना चाहेंगे। सपा के रणनीति के तहत इसमें सामान्य सीट पर दलित प्रत्याशी को उतारा था। अब मलकीपुर सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे अमित प्रसाद की चर्चा है, लेकिन सपा अपने किसी अन्य स्थानीय नेता को भी मौका दे सकती है। उत्तर प्रदेश में किन सीटों पर उपचुनाव है जरा समझिए। मैनपुरी की करहल सीट, फैजाबाद की मलकापुर सीट, अंबेडकर नगर की कटहेरी सीट, मुरादाबाद की कुंदकरी सीट, अलीगढ़ की खैरा सीट, गाजियाबाद की सदर सीट, प्रयागराज की फूलपुर सीट और मीरापुर विधानसभा सीट, मिर्जापुर की मझवा सीट। इन सीटों पर उपचुनाव होंगे जल्द। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।